संतोष रेणु यादव पर अपनी पहली पत्नी के हत्या का गंभीर आरोप लगा है और इसी आरोप में संतोष रेणु यादव के पिता को बिहार पुलिस ने जेल भेज दिया है। और इसी के साथ ये भी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि संतोष रेणु यादव की भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। संतोष रेणु यादव की आखिर पूरी कहानी क्या है, ये तमाम बात इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि संतोष रेणु यादव की पहली शादी रेणु देवी से हुई थी और रेणु देवी की मौत का हत्या का आरोप संतोष रेणु यादव पर लगा है। संतोष रेणु यादव का कहना है कि चापाकल चलाने के दौरान हैंडल से चोट लगने के कारण रेणु देवी की मौत हुई, जबकि संतोष रेणु यादव के ससुर और साले ने उनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज करवा दिया है, दहेज हत्या का केस दर्ज करवा दिया। और संतोष रेणु यादव का बेटा 18 साल का हो गया है, जो कि पहली पत्नी से है। और आखिर संतोष रेणु यादव की पूरी कहानी क्या है, आप जरा इस वीडियो में खुद देख लीजिए। मेरे ससुर जी और रेणु के बीच नहीं बनता था। नहीं बनने के पीछे भी एक रीजन है। सारा कुछ मैं खोल रहा हूँ, सब कुछ खोल रहा हूँ। अगर एक भी जगह पे एक शब्द भी अगर गलत निकाल दिया जाएगा तो फिर जो लोग कह देंगे मुझे वो सजा स्वीकार हो जाएगा। मेरे ससुर जी और रेणु के बीच नहीं बनता था, इसलिए नहीं बनता था क्योंकि 1997 में हमारी शादी हुई रेणु के साथ, और 1998 में हमारा एक और छोटा भाई थे धनंजय कुमार। धनंजय कुमार को ब्लड कैंसर हो गया, और ब्लड कैंसर जब हुआ तो 1998 में मेरे घर का सारा अनाज बिक गया था भाई को इलाज कराने में। पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा था, और अंततः मेरा भाई नहीं बच पाया। घर का सब कुछ बिक गया था। हम करीब करीब 6 महीना तक खेसारी उबाल करके खाए हैं। मेरे यहाँ सरसों का तेल नहीं था कि उसको छौंक सकें। और ये जब स्थिति आ गई तो मेरे ससुर जी रेणु की शादी किसी और घर में करने का फैसला किया, और ये बात रेणु को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, कहीं से भी उचित नहीं लगा। और रेणु अपनी माँ से बोली कि अगर मम्मी अगर हमारा शादी कहीं और अगर कर देगी तो हम लाइन लग के मर जाएंगे। हमको मांग में जो सिंदूर दिए हैं हमारे पति वही हैं और वही रहेंगे। इस उच्च विचार की लड़की थी रेणु। और ये बात चूंकि रेणु के पिताजी लड़के वाले को बुला करके लेके चल आए थे लड़की दिखाने के लिए, शादीशुदा रेणु की दोबारा शादी करने के लिए। और वो जब रेणु तैयार नहीं हुई तो उस दिन से हमारी रेणु और हमारे रेणु के पिताजी और उनकी माँ के बीच खटास पैदा हो गया। खटास पैदा हुआ। हालांकि इसमें हमारी रेणु की दादी और दादा सहयोग किए। वो लोग बोले कि नहीं, जब एक बार शादी हो गया तो बार बार शादी थोड़े होता है। लेकिन ये लोग पता नहीं, भगवान इन्हें सुखी रखे, बस हम यही जानते हैं, भगवान इन्हें सुखी रखे। ससुर हैं तो पिताजी ही हैं, कोई दूसरे नहीं है। इसके बाद जब आशीष जन्म लिया, सॉरी मैं कहाँ था मैं, हाँ, रेणु की तबीयत खराब की खबर जब मैंने उनके पिताजी को दिया तो वो नहीं आए। वहाँ पे मेरी साली आई, मेरी सरहज आई, चचेरी सरहज, और फूफा आई, मेरे अपने फूफा जी जो कि बगल में रहते थे, और मेरे बुआ आई। वहाँ से जब रास्ते में रेणु की मृत्यु हो गई तो फिर बॉडी को लेकर के अपने घर पे आ गए। एक विनोद यादव हैं जो कि लिखे हैं, ये हमारे साले साहब के दोस्त हैं, ये लिखे हैं कि जन्म कैसे लिया। आप कैसे जन्म लिए विनोद बाबू? एक भाई ये कैसे पूछ सकता है कि जन्म कैसे लिया? आप कैसे जन्म लिए हो? क्या चाहते हो? रेणु के मृत्यु के बाद भी रेणु का अपमान चाहते हो? क्या चाहते हो? एक लड़का कैसे जन्म लेता है? आप कैसे जन्म लिए हो अपनी माँ से, बताओ। मैं बोल रहा हूं कि रेणु के बारे में मुझे मत खोदो। मैं बोल रहा हूं अगर रेणु के बारे में अगर कुछ भी अगर खोदने का प्रयास किया, रेणु का कुछ भी अगर अपमान करने का प्रयास किया, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा विनोद। क्योंकि रेणु तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन होगी या तुम्हारे लिए एक लड़की होगी, हमारे लिए रेणु आज भी मेरे स्वाभिमान में जिंदा है, ठीक है। और जिसकी जितनी औकात है ना, जिसकी जितनी औकात है वो ताकत लगा ले। सच्चाई तो अब सामने ला करके रहेंगे, सच्चाई सामने ला करके रहेंगे।
और तुम्हारी मां से, सुन विनोद यादव, तुम्हारी मां से कहीं ज्यादा इज्जतदार लड़की थी रेनू। तुम्हारी मां से कहीं ज्यादा गुणवान और चरित्रवान लड़की थी रेनू। तुम क्या जानते हो जी रेनू के बारे में? तुमको औकात किसने दिया? तुमको औकात, पावर तुमको किसने दिया रे रेनू के बारे में कुछ कहने का? विनोद यादव, पहचानते हो? मैं बोल रहा हूं, मेरी रेनू के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते हो, कोई एक शब्द नहीं बोल सकते हो। रेनू जैसा कभी बहन पैदा कर लिया करो, सौभाग्यशाली बन जाओगे। घटिया किस्म का आदमी, रेनू के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहेंगे हम, उल्टा पुल्टा। तो अब उसके बाद जब मेरी पत्नी जब डेथ की, बॉडी जब मेरे घर पे आया, सबको सूचना दिया गया, करीब करीब सबको सूचना मैंने ही दिया, फोन से सबको सूचना दिया। ससुराल के सब लोग आए, सुबह में मेरे ससुर आए, मेरी सास आई, ससुराल के सब लोग, मौसेरा साला आए, बहुत लोग आए। और फिर मेरे ससुराल वाले और मेरे घर वाले सब लोग, गांव घर सबके साथ हम लोग रेनू की अंतिम संस्कार के लिए पटना के फतुहा स्थित शमशान घाट गए, जहां पे रेनू का अंतिम संस्कार रेनू के सगे अपने भाई जो अभी बिहार पुलिस में हैं, बैजू उर्फ राहुल कुमार, और उनके अपने मौसेरे भाई जयनंदन कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिस वक्त चिता जल रही थी, उस वक्त शायद एक हिंदू रीति रिवाज में एक ऐसी कुछ बातें हैं कि पिता या भाई चिता जब जलता है तो वहां पे खड़े नहीं रहते, वहां पे वो दूर बैठे थे। 17 साल 3 महीना 8 दिन की उम्र में मैंने अपनी पत्नी को मुखाग्नि दिया, मैंने अपने जीवन के हिस्से को मैंने मुखाग्नि दिया। उसके बाद रहने बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मेरी रेनू थोड़ी आ रही है। अरे रेनू जैसा लड़की कोई घर में थोड़े कोई पैदा कर देगा, वो रेनू ही है जिसके मरने के बाद में मैंने उसके नाम को अपने साथ रखा, क्योंकि मुझे गर्व होता है कि रेनू मेरी पत्नी है, मुझे गर्व होता है। तो रेनू का अंतिम संस्कार जब हुआ तो हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार के बाद लोग गंगा स्नान करते हैं। नहाने के लिए जब गए तो वहाँ पे मेरे सगे जो साला हैं रेनू के भाई बैजू जी, जिनका नाम राहुल कुमार भी है, जो भी वर्तमान में बिहार पुलिस हैं, और जयनंदन जी भी शामिल थे, और बहुत सारे लोग, जैसे जहानाबाद से, चूँकि जहानाबाद ही मेरे ससुर के जितने भी जो परिवार थे वो रहते थे, जहानाबाद से श्यामदेव यादव जी आए थे, मतलब मेरे गांव से तमाम लोग, मेरे सभी परिवार लोग आए। फोटो मैंने पोस्ट किया है, वो फोटो प्लस में जो अंतिम संस्कार में जो कुछ धूप सामग्री जो खरीदा जाता है उसका भी जो बिल होता है वो भी मैंने पोस्ट किया है आप लोगों को। तो अब क्या है कि उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, अंतिम संस्कार करके घर आ गए। हम लोग आगे का जो होता है दूधमुही होता है, जो प्रोसेस होता है हिंदू रीति रिवाज में जो होता है, हर जगह की अपनी अपनी परंपराएं हैं। उसके बाद क्या हुआ कि दूधमुही की तरफ हम लोग बढ़े थे, तभी हमको पता चला, और पता क्या चला कि हमारा फुफेरा भाई है, अपना फुफेरा भाई गजेंद्र, जो कि रेनू के जो परिवार, जो उनके पिताजी रहते हैं, उनके ही इर्द गिर्द में वो भी रहते थे। तो वो आया, बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है जे का तो केस हो गया है। हम लोग ऐसा नहीं पड़े केस हो गया है, पता नहीं। तो इसके बाद फिर हम लोग भी पता लगवाए तो सही में केस हो चुका था, वो लोग केस कर दिए थे। तो हम अपने ससुर जी को फ़ोन किए, तो उनको जब फ़ोन किए तो फ़ोन हमारा चचेरा साला उठाए, रामजी बाबू। हमने कहा कि भैया क्या सुन रहे हैं, केस मुकदमा कर दिए हैं। अब उधर से वो मेरी माँ बहन पूरा करने लगे, पूरी तरीके से तुमने मार दिया, तुमने मार करके गांव में जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो पूरा जो होता है, जो कानूनी जो बातें जो होती है, वो फंसने वाली बातें, वो सारा चीज़ उन्होंने शुरू कर दिया। हम कहे कि भैया क्या बोल रहे हैं आप? तो नहीं वो हाँ, वो बोले कि अब तुमको समझ में तुमको आएगा जे केस में मेरी माँ, मेरे पिताजी, हमारा नाम, मेरे दोनों दीदी का नाम, दीदी ससुराल में थी, फिर भी दीदी का नाम,
डाल दिया गया। हमारी उम्र याद कीजिएगा 17 साल 3 महीना 8 दिन, हम खुद नाबालिग हैं। आज भले ही 17 साल की उम्र में चूंकि एंड्रॉयड मोबाइल है, लोग अपडेटेड रहते हैं बच्चे। जिस समय हमारा 17 साल का उम्र था, आप समझ सकते हैं कि 2007 में नेटवर्क या इंटरनेट की फैसिलिटी कितनी थी, गांव में रहने वाले बच्चे कितने अपडेटेड रहते होंगे। तो हुआ क्या कि वही वो लोग बोले कि अपना पूरा संपत्ति जो है वो आशीष के नाम पे कर दो। तो हम कहे कि ये कौन बात हुआ, ये मैंने इस संपत्ति की बात कहां से आ गया। तो कि संपत्ति पूरा आशीष के नाम पे कर दो, अगर नहीं करोगे तो माई बहन सबको जेल भेज देंगे। मेरे पिताजी अपने दोस्तों से राय सलाह लिए। पिताजी के दोस्त लोग सलाह दिए कि अभी आपके तरफ से कोई भी लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सबका नाम है। एक तो दहेज हत्या हो इस तरह कानून में कम से कम जांच पड़ताल करके ही अरेस्टिंग का प्रावधान होना चाहिए। पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद ही अरेस्टिंग का कोई प्रावधान रखिए। ये बताइए ना, पूरा एक के बार सब अरेस्ट हो जाओ, फिर लड़ेगा कौन भैया, अपनी बात कौन कहेगा। अरे संतोष रेणु यादव को 10 लोग जान रहे हैं, तब तो संतोष रेणु यादव बोल रहे हैं, और लोग कम से कम जान रहे हैं कि भाई के साथ क्या क्या तकलीफ हो रहा है, क्या क्या गलती हो रहा है। ऐसे हमारे जैसे लाखों परिवार हैं, लाखों भाई हैं, हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म में, जिनको इस प्रकार की घटनाओं को अवसर देकर के ये लड़की वाले लोग उनका आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और मानसिक शोषण करते हैं। आए दिन ये चीजें आती है कि कोई लड़का यहां पे सुसाइड कर लिया, कोई लड़का वहां पे सुसाइड कर लिया, और बातें फिर दब जाती है क्योंकि वो अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो घुट घुट करके मर जाते हैं। और यही प्रयास हमारी भी चल रही है, यही प्रयास हमारी चल रही है। तो हम, चूंकि हमें बनाया किसने, हमें आप सबने बनाया है, हमें हमारे पब्लिक ने बनाया है, तो हम अपनी तकलीफ अपने जनता की अदालत में रखेंगे। और इसीलिए मैं लाया हूं। मैं अगर दोषी होता या क्या होता तो हमको क्या मतलब है सब करने से, या फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आप लोग जो कह दीजिएगा मैं स्वीकार। रेणु के पिता और भाई के कहने पर मेरे पिताजी केस के 2-3 दिन या 4 दिन के बाद अपनी सारी संपत्ति A to Z, सुई से लेकर धागा तक, द्वार से लेकर अंगना तक, खेत से लेकर बारी तक, सब कुछ मेरे मात्र 1 साल 1 महीना 6 दिन के बेटा के नाम पे कर दिए। बस एक ही डर की वजह से कि अगर जो मेरा बेटा इस 17 साल की उम्र में जेल में चला जाएगा तो फिर जेल का वातावरण में ये लड़का फिर पढ़ नहीं पाएगा, और फिर ये भी अपराध की तरफ कदम बढ़ा देगा। मेरी मां हार्ट पेशेंट हैं, मेरी आज बहन भी हार्ट पेशेंट हैं। सबकी इज्जत बचाने के लिए मेरे पिताजी ने डर से, क्योंकि पिताजी भी मात्र 7वें क्लास तक पढ़े लिखे, वो भी कानून का कुछ नहीं जानते, गांव के लोग, सीधे साधे लोग। और मेरे ससुर जी, वो कोर्ट में मुंशी, वो कानून के ज्ञाता, वो हम लोगों को चक्की की तरह पीस रहे थे। सारा जमीन रजिस्ट्री कर दिया गया। इस बीच में अनुसंधान भी चल रहा था। अनुसंधान जब चल रहा था तो एसपी साहब ने, तत्कालीन एसपी साहब 2007 में ही, तत्कालीन एसडीपीओ साहब, तत्कालीन आईओ साहब, ये तमाम लोग जब अनुसंधान किए तो इनको स्पष्ट पता चला कि ये जो लोग भी संतोष रेणु यादव पर, इनके परिवार पे आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप बिल्कुल गलत है। और उन्होंने लिखित में दिया कि अनुसंधान पूर्ण हुई, ये केस गलत पाया जाता है। वहां तो ये लोग चुप हो गए। उसके बाद हम लोग चाहते तो हम लोग इनके ऊपर एफआईआर कर सकते थे, लेकिन मैं किसको फंसाऊं? अरे वो मेरा ससुर है, मेरी रेणु का बाप है, उधर मेरी रेणु के भाई लोग हैं, मेरी रेणु के बहन है उधर गवाह के तौर पे। मैं फंसाऊंगा तो ये लोग जेल चला जाएगा ना। और जितनी इज्जत हमारी मां बहन की है, उतनी ही इज्जत तो रेणु के भी भाई और बहन की है। मैं किसको मैं फंसाऊं? इसलिए हम लोग केस नहीं किए, हम लोग फिर केस नहीं किए। ये लोग फिर बजावता इन्होंने बजावता न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में इन्होंने लिखित दिया, जिसको एसपी साहब ने भी, एसडीपीओ साहब ने भी, आईओ साहब ने भी लिखा है। इन्होंने लिखा कि गलती से हम गांव के कहने पे हम केस कर दिए थे, और अब जब हमको सच्चाई का पता चल गया है तो अब हम जान गए हैं कि हमारी पुत्री की मृत्यु दुर्घटनावश हो गई है। सब कुछ हो गया, जमीन भी लिखा गया। 27 मई 2007 को मेरी रेणु की मृत्यु हुई।
उसके 3-4 दिन में जमीन रजिस्ट्री हुआ। बात को समझिए, मैं दोषी हूं तो मुझे चौराहे पे फांसी दे दीजिए, कबूल हो जाएगा। और अगर मैं दोषी नहीं हूं तो फिर मेरे साथ जो गद्दारी कर रहे हैं उन्हें भी सबक मिलनी चाहिए कानून के द्वारा, ताकि ऐसी जघन्य अपराध दुनिया में कोई किसी निर्दोष के साथ ना करे। 27 मई 2007 को मेरी रेनू डेथ की। उसके 3-4 दिन के बाद जमीन का रजिस्ट्री हुआ, बेटे के नाम पर पूरा संपत्ति, एक धूल संपत्ति भी नहीं छोड़ा गया, पूरा संपत्ति। उसके बाद 2-3 जैसे ही जमीन का रजिस्ट्री होता है 2-3 दिन के बाद फिर केस मैनेज हो जाता है। बारे बार आप समझ गए कि किस लिए केस किया गया होगा? आप समझ गए पूरी तरीके से? मैंने आपको वो दिया भी है, लिखा भी है। अब इसके बाद जब हुआ कि भाई आप केस मैनेज किए तो गवाह जो है वो कोर्ट में दिलवा दीजिए। तो हमारे ससुर जी बोले कि देखिए जब अभी आपको पता है कि कौन किसका बात मानता है, अभी बेटा को बोलेंगे तो वो उल्टा पुल्टा काहे नहीं गवाह दे देगा तो एक और चीज हो जाएगा, केस जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा और लंबा चल जाएगा, ये मतलब तमाम तरह की बातें। पिताजी बोले चलो भाई ठीक है, कोई दूसरा आदमी थोड़े हैं, समझी हैं, गलत थोड़े बोलेंगे। अब उसके बाद ये तमाम चीजें हुई, केस पुलिस के द्वारा फाइनल कर दिया गया, एसपी साहब के द्वारा फाइनल कर दिया गया। हम लोग सब कुछ अपना आगे अपनी जिंदगी चला रहे थे। हमारा एडमिशन हुआ पारा मेडिकल कॉलेज गया में। मैं पारा मेडिकल करने के लिए गया। वहां पे चूंकि हमारे पास कोई संपत्ति तो थी नहीं, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं थी। हमारे पास, मैं टोटल बाद में रख रहा हूं, हमारे पास एक भी संपत्ति नहीं थी। मेरे पिताजी शराब बेचते थे, प्रतिदिन 50 रुपया 60 रुपया 100 रुपया का मुनाफा होता था जिसमें हमारा परिवार चलता था। अब आप समझिए कि यहां से हमको पढ़ना भी है। पारा मेडिकल का जब मैंने एंट्रेंस निकाला तो हुआ कि इसका फी कैसे दिया जाएगा। तो पिताजी ने जो जमीन आशीष को लिखा था, जो अपना ही जमीन जो आशीष को मजबूरी बस में लिखा था, उसमें से 1 कट्ठा जमीन पहले शायद 50,000 में या 55,000 में बेचे। उसके बाद हमको पारा मेडिकल का पढ़ाया। पिताजी से हम पूछे कि पापा वो जमीन बेच रहे हैं, तो बोले कि अरे जे बेटा पहले तू पढ़बा तब तो, पहले तू आगे बढ़बा बेटा, तब तो अपन हक अधिकार ला तू लड़बा। इस चलते पहले बेटा तू पढ़ा, पहले पढ़ना जरूरी है आपको। और भी लोग, पिताजी के जो दोस्त लोग थे वो लोग भी हमको समझाए कि बेटा तुम केवल मिजाज में पढ़ना, पढ़ाई ही एक रास्ता है जो तुम्हें न्याय दिला सकता है। उसके बाद हम पढ़ने लगे। इस बीच में पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में हमारे पिताजी बोले कि जे बेटा जे लालू यादव जी का तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, पिताजी हमारे 7वां पास हैं, ये हम शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं, वो मगही में बोल रहे थे कि लालू यादव जी का तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो हम कहे कि हाँ, ताकि वो यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन हो सका होगा कि ना। हम कहे काहे ना हो सका है, ताकि उसका एंट्रेंस आप निकाल लीजिएगा। हम कहे हाँ निकाल लेंगे। तो बोले कि जब बेटा जे कंप्यूटर इंजीनियर के पढ़ाई वगैरह से पढ़िए ना, तो हम कहे पापा वो महंगा पढ़ाई है। बोले कि खर्चा हम देंगे बेटा, जे अगर आप एंट्रेंस उसका निकाल लीजिएगा परीक्षा तो खर्चा हम देंगे। हमने पटना बीएन कॉलेज का एंट्रेंस, बीसीए का एंट्रेंस 2009 में निकाल लिया। ठीक है, 2009 में एंट्रेंस निकाला तो कंप्यूटर खरीदने के लिए और फी देने के लिए, और हमको पिताजी चूंकि नदौल से प्रतिदिन आप पटना तो आ नहीं सकते थे, और बीसीए में जो भाई जो पढ़ते होंगे पटना यूनिवर्सिटी में बीएन कॉलेज में, वो जानते होंगे कि क्लास जो है वो सुबह 6:30 बजे चलती है, तो उतना समय में तो हम आ नहीं सकते थे। हमको सालिम पुरहारा में एक डेरा लेना पड़ा, एक रूम लेना पड़ा। उस समय 400 या 500 रुपया 600 रुपया रूम का रेंट था। उसके लिए हमारे पिताजी 2 कट्ठा जमीन और बेचे, करीब 1,09,000 1,10,000 में। हमारा उससे लेवाया, एक कंप्यूटर लेवाया, बीसीए का जो फी होता है वो फी भराया, हमको डेरा लेवाया और हमको पढ़ाई लिखाई बीसीए का शुरू करा दिया गया। बीसीए का पढ़ाई लिखाई शुरू किए, बीसीए कंप्लीट किए फर्स्ट डिवीजन से। हमने जीवन में कभी सेकंड डिवीजन नहीं देखा है मेरे दोस्त, जीवन में मैंने सेकंड डिवीजन नहीं देखा है। मैट्रिक फर्स्ट, इंटरमीडिएट फर्स्ट, ग्रेजुएशन फर्स्ट। इसके बाद बीसीए कंप्लीट करने के बाद हमारा पढ़ाई एमसीए की ओर आगे बढ़ा और हमारा एडमिशन हुआ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हमने एमसीए की पढ़ाई शुरू की। इसके लिए पुनः मेरे पिताजी को जमीन बेचना पड़ा। मेरे पिताजी, याद रखिएगा, खाने के लिए कभी जमीन नहीं बेचे, हमको पढ़ाने के लिए जमीन बेचे। इसके बाद ये लोग क्या, मेरे ससुराल वाले लोग बोले कि पढ़ा करके का डॉक्टर इंजीनियर बना देगा, है जहां नतिया वाला जमीन में बेच रहा है। आप बताइए, क्या मेरे पिताजी के पास अपने बेटा को पढ़ाने के लिए जमीन बेचने का भी अधिकार नहीं था? क्या हमारे पिताजी इतना बड़ा गुनाह कर दिए हमको पढ़ाने के लिए, वो 20-30 लाख रुपए का जमीन बेच करके इतना गुनाह कर दिए? और अगर गुनाह कर दिए तो हम भरपाई करने के लिए तैयार है ना। आज उनका बेटा आज तैयार है भरपाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भरपाई में किसे करूं? क्या एक शराबी को मैं भरपाई करूं?
क्या मैं एक नशेड़ी को भरपाई करूं? मैं किसे भरपाई करूं? वहां से एमसीए की पढ़ाई हुई। उसके बाद करीब करीब 2017 में, इस बीच में मैं शादी नहीं किया था। 2007 से लेकर के 2017 तक मैंने शादी नहीं किया। अंततः 2018 में हमने 29 सितंबर 2018 को हमने इंटरकास्ट मैरिज किया। मेरी पत्नी अंजलि राज, जो कि नाई ठाकुर समाज से बिलोंग करती हैं और बहुत ही मधुर व्यवहार की, बहुत ही मधुर। हमको ऐसा लगा कि हमारी रेणु के रूप में आ गई वो। हमको वो संभाली, पूरे परिवार को संभाली। और वो जब आई तो बोली कि आशीष को यहाँ लेकर के चले आइए, यही चलते कि वहाँ क्या रहेगा, दुनिया कहेगा कि जे माँ यहाँ है, शादी कर लिया है, बेटा को छोड़े हुए हैं। हम कहे कि उसको लाना चाहते हैं, लेकिन उसके नाना नानी जो हैं, उसके मामा जो है, नहीं आने देते हैं। इस बीच में मैं आपको बताऊं कि 2007 में जब मेरी पत्नी एक्सपायर की तो 1 साल 1 महीना 6 दिन के आशीष को उसके ननिहाल के लोग अपने पास लेकर के चले गए। और मैं जब भी जाता था आशीष से मिलने के लिए तो हमको हत्यारा कहा जाता था, हमको पीटा जाता था, हमको गाली दिया जाता था, कहा जाता था कि तुम नहीं मिलो। इसके बावजूद हम मिलने के लिए जाते थे। कई एक बार तो हम सुसाइड का भी प्रयास किए, लेकिन फिर हमको लगता था कि आज मेरी रेणु नहीं है, आज अगर हम भी अगर कुछ कर लेंगे तो फिर मेरे बेटा को क्या होगा, इसको कौन संभालेगा। बहुत सारी चीजें हैं मेरे मित्र, बहुत सारी बातें हैं। अरे विनोद यादव, हम तोर बहन से ब्याह नहीं किए भाई, हमारा अपना जीजा मत समझ लो तुम, ठीक ना। तुम्हारी बहन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी रेणु थी। इस चलते डायरेक्ट हमारा जीजा मत बना लो। जीजा बनाओ ना, भरे पड़े हैं लोग, ठीक ना, भरे पड़े हैं लोग। तो उसके बाद सब सारी चीजें, सारा कुछ झेलने के बाद आशीष जब अपने नानी के घर पे था, मैं दूध का व्यवस्था, हॉर्लिक्स का व्यवस्था, कपड़े का व्यवस्था, हर चीज मैं अपने तरफ से करता था। हर चीज मैं अपने तरफ से करता था। और अगर नहीं करता होऊंगा तो फिर मेरी भी एक बेटी अभी भी है आशीष के अलावे, और जो हमारा साला है उनके भी एक बेटा है, वो भी अपने बेटे को मंदिर में लेकर के आ जाएं। हम भी अपनी बेटी को मंदिर में लेकर के आ जाते हैं। मंदिर में कसम खा ले वो कि हम आशीष को नानी घर रहने के दौरान भी दूध, हॉर्लिक्स और कपड़े का प्रबंध किया कि नहीं किया। सब कुछ के बावजूद हमको गाली गलौज, मार पीट मेरे साथ किया जाता था, मेरे साथियों। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ जब शादी हम किए तो शादी करने के बाद आशीष को अपने घर पे हम लेकर के आए। आशीष को जब अपने घर पे लेकर के आए तो एक दिन क्या होता है कि हम वॉशरूम में थे, आशीष के नाना का मेरे मोबाइल पे फोन आया तो उसमें लिखा हुआ था आशीष के नाना जी, लिखा हुआ था करके नंबर। मेरी वाइफ उठाई। मेरी वाइफ जब उठाई फोन तो बोली कि हेलो, तो उधर से बोलते हैं आशीष के नाना जी के, हाँ कौन? तो उसके बाद ये बोली कि पापा प्रणाम। उधर से गाली गलौज करना शुरू कर दिया आशीष के नाना जी मेरी पत्नी अंजलि को। अंजलि हमसे ये बात नहीं कही। हम जब वॉशरूम से निकले तो देखे मोबाइल, तो हम कहे कि अरे तो उनका फोन था, तो बोली कि हाँ बात कर लीजिए। हम जब फोन किए तो हमको क्या बोल रहे हैं मेरी पत्नी के बारे में, वो कैसे, मतलब इतनी गालियां। लास्ट में फिर उनकी गालियों को सुनकर के अगर हमारी कोई पत्नी को अगर अपमानित करेगा तो चाहे वो कोई हो, ये हमारा धर्म बनता है कि जिस लड़की का हमने हाथ पकड़ा है, दामन पकड़ा है, उस लड़की की प्रतिष्ठा को हम बचाएं। हमने जब मेरी पत्नी को आशीष के नाना जब गाली देने लगे तो हमने भी आशीष के नाना को उन्हीं के लफ्जों में मैंने जवाब दिया। ये बात आशीष को भी पता है, ये बात। फिर उसके बाद आशीष रहने लगा। 2018 से आशीष कभी कभी जाता था अपने नाना के पास, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स जो है वो मेरे ही पास रहता था। पटना में रहा सब कुछ। इस बीच में हम एक प्लान किए, एक सोच, सारी बात मैं आपको बता रहा हूं। हमने एक प्लानिंग किया कि हमारा जो समय है वो पॉलिटिकली, सोशली रूप से वो समाज में जाता रहता है, तो हम काहे ना कुछ ऐसा करें जिससे कोई एक व्यवसाय आशीष के नाम से कर दें और उसका रेंट जो है आशीष को मिलता रहे और आशीष को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हमने आशीष को बोला कि बेटा
दो जगह जमीन है। पटना गया जो NH है उस पर दो जगह जमीन था। एक जमीन था उसका फ्रंट करीब करीब 80 फीट था और एक जमीन था उसका फ्रंट करीब करीब 16.5 फीट था। मैंने आशीष के नाना से इस पे विचार विमर्श किया। आशीष के नाना बोले कि हाँ ठीक है, आप अच्छा सोच रहे हैं। हमने कहा कि उस जमीन को अगर हटा देते हैं और उस जमीन को हटा करके ये जो 80 फीट वाला फ्रंट है इस पे अगर रेस्टोरेंट अगर खोल देते हैं तो इससे क्या होगा कि आशीष को रेंट भी आता रहेगा, अगर रेंट पे लगाना चाहे तो। अगर अपना बिजनेस अगर करना चाहे तो कोई मैनेजर रख करके और अपना भी बिजनेस कर सकता है। इसको पढ़ने लिखने का कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और कभी भी इसको हम पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। आशीष के नाना बोले कि नहीं ठीक है सोच रहे हैं। वो जमीन आशीष के नाना और सबके वो मर्जी से जमीन बिका 33 लाख रुपए में। 33 लाख रुपए में बिका। उस जमीन से रेस्टोरेंट उठाया गया। उस जमीन से रेस्टोरेंट उठाया गया। 33 लाख रुपए में जमीन बिका। जमीन लिए मसौड़ी थाना अंतर्गत बद्री बिघा के दयानंद यादव, वो भी अभी जीवित हैं बेचारे, वो भी अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। रेस्टोरेंट बनाया गया। रेस्टोरेंट जब बन गया तो इस दौरान रेस्टोरेंट बना ही कि हम 2024 वाले मैटर में जेल चले गए। जो छपरा वाला कांड हुआ था हम जेल चले गए। तभी हमको पता चला। अब देखिए वो भी बातें मैं शेयर कर रहा हूं जो बातें एक बाप कभी नहीं चाहता कि वो दुनिया के सामने अपनी बेटे की करतूत रखे, लेकिन वो भी मैं शेयर कर रहा हूं। उसके बाद जब मैं जेल गया तो हमको पता चला कि मेरा आशीष किसी लड़की से बात करता है। पटना के बेऊर के रहने वाली वो लड़की आशीष के कोचिंग में पढ़ती थी, उसी से ये बात करता है। और इसको लेकर के चूंकि हम जेल में थे, इसको लेकर के कुछ लड़कों के द्वारा आशीष की मार पिटाई भी की गई थी अनीसाबाद में। हमको लगा कि भाई हम जेल में हैं और अगर इस तरह की बात है तो फिर दिक्कत है और एक ही बेटा है हमारा। हम इसको बोले कि बेटा ऐसा तुम क्यों किए हो। पहले तो बोला कि नहीं हम ऐसा करवे नहीं किया। हम कहे कि तुमको हमारी कसम बताओ, तो नहीं हम ऐसा करवे नहीं किए। हम कहे कि अगर उस लड़की के परिवार वाले से अगर हम बात करा दें बेटा तो हाँ बात करा दीजिए। मैंने इतना कॉन्फिडेंस में झूठ बोलता है। लड़की के परिवार वाले को कॉन्फ्रेंस पे लेकर के बात कराया गया। जब बात कराया गया तब कहता है हमको कि सॉरी पापा, आप बताइए जैसे हमारी घर की बहन बेटी है वैसे ही तो सबके घर की बहन बेटी है। हमने इसको समझाया कि बताओ तुम्हारी भी घर में बहन है, अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करेगा आशीष तो तुमको अच्छा लगेगा। तो ये सिर्फ कहता है सॉरी पापा। उसके बाद हम कहे कि तुम अब कहीं नहीं जाओगे और उस लड़की को इस लड़के की वजह से, मेरे बेटे की वजह से कोचिंग छोड़ देना पड़ा। ये बातें मैं कोई बाप नहीं चाहेगा कि कभी भी किसी को शेयर करे, लेकिन मैं मजबूर हूं। उसके बाद इसको हम बोले कि तुम कहीं नहीं जाओगे। हम डर के चलते नहीं बोले कि मान लीजिए कहीं जाएगा गोसा पिता में, अगर लड़की के भाई चाहे लड़की के अगर कोई कुछ मार पीट देगा, हम हैं नहीं बाहर में, तो इसको कौन समझाएगा। हम इसको बोले कि बेटा तुम नहीं जाओगे कहीं पे, तुम घर में रहो। इसके बाद बोला कि ठीक है। तब तक क्या हुआ कि हमको मेरे केस के लिए हमको बेल कराने के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी। हम अपनी पत्नी को बिहार शरीफ, मेरा ससुराल हुआ, हम बिहार शरीफ भेजे। गाड़ी का जो चाबी था, गाड़ी का चाबी यहाँ पे था, गाड़ी का चाबी गोदरेज में वो रख दी थी। अब उसके बाद जब मेरी पत्नी जब मायके चली गई तो ये गोदरेज से गाड़ी का चाबी निकालता है सफारी का, और सफारी पार्किंग में से, अंडरग्राउंड पार्किंग में से निकाल करके और करीब करीब कुछ नहीं तो 50-60 किलोमीटर चलाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया अंततः। अभी गैराज वाले अभी भी जीवित हैं, वो भी गवाही देंगे। हमारे लिए सब तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। अभी गैराज वाले भी जीवित हैं, वो भी गवाही देंगे। जेल से आने से पहले 1-2 दिन पहले मेरी गाड़ी गैराज में बनी, गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। अब उसके बाद जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो चलो गाड़ी तो बन गई, अगर खुदा न खास्ते अगर इसके साथ कोई दिक्कत होता तो हम बेटा कहां से लाते, या अगर उस गाड़ी से किसी और को अगर कोई दिक्कत हो जाता तो हम अगले को उसका परिवार कहां से देते। केस तो हम पे होता ना। ये सारी चीजें देखने के बाद हम फिर बोले कि बेटा देखो अभी भी संभल जाओ, ये गलत बात है। और इतना ही नहीं, गाड़ी में जब तेल खत्म हुआ तो पटना और बख्तियारपुर के रोड में गाड़ी छोड़ करके 3 घंटा और फिर पेट्रोल पंप से डब्बा में तेल लेकर के जाता है, तब गाड़ी में भरता है, तब गाड़ी को लेकर के आता है। आप समझिए कि उस समय अगर हमारी गाड़ी के साथ कोई तरह की दिक्कत होता तो मुकदमा किस पे होता।
कितना बर्दाश्त करूं मेरे साथियों, कितना बर्दाश्त करूं? एक भी बात अगर झूठ साबित हो जाएगा, एक सिंगल बार, तो फिर जो कह देगा वो सजा मुझे मंजूर है। इसके बाद हम बोले कि बेटा बताओ, एक तो हम जेल में हैं यार, एक तो हम कष्ट में हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर बोले कि सॉरी पापा। फिर बोलते हर बात में सॉरी पापा। हम कहे सॉरी यार बोलते हो, लेकिन कान तुम्हारा कहां है, क्यों नहीं सुनते हो? तुम्हारा दिमाग कहां है, क्यों नहीं समझते हो? बस फिर कहे सॉरी पापा। हम कहे कि अगर तुम नहीं संभलोगे आशीष, तुमको गांव पे भेज देंगे, दादा दादी के पास। बोला सॉरी पापा, नहीं पापा ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद हम कहे चलो ठीक है। 3 दिन 4 दिन ठीक से रहा। उसके बाद हमको बोला कि पापा मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई हम करना चाहते हैं। हमको लगा कि सही में पढ़ाई करना चाहता है। अब उसके बाद हम कहे कि ठीक है, हमको ममता आ गया। हम कहे कि मास्टर साहब से बात किए, जो कोचिंग वाले थे उनसे बात किए। हम कहे कि सर इसको भेजते हैं सर, इसको थोड़ा सा देखिएगा सर। तो बोले कि सर लेकिन भेजिएगा, लेकिन अपने रिस्क पर भेजिएगा। इसके शिक्षक जो थे वो भी बोले कि सर अपने रिस्क पर भेजिएगा सर, हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। इसके शिक्षक जो इसको कोचिंग के शिक्षक हैं वो भी अभी भी जीवित हैं, अभी भी वो भी जीवित हैं। वक्त आने पे वो भी सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इसको फिर हम कहेंगे ठीक सर, बच्चा है सर, आप भी अपना बेटा की तरह सर समझिएगा। इसको भेजा गया फिर से कोचिंग जब भेजा गया तो 2 दिन ठीक से गया। तीसरा दिन ये निकलता है 2 बजे। कोचिंग 3 बजे के आसपास रहता है, 3 से 5 तक कोचिंग रहता है। ये निकलता है 2 बजे और रात में आता है 12:30 बजे। पूरा परिवार परेशान। मेरे घर में उस दिन खाना नहीं बना, ना मेरे मम्मी पापा के यहाँ खाना बना, ना मेरी वाइफ यहाँ खाना बनाई। सब परेशान। इसलिए सब लोग को यह लग रहा था कि हम संतोष को क्या जवाब देंगे। 12:30 बजे रात में लड़का आता है। हमारी दिन की शुरुआत आज भी, हम सुबह जगते हैं तो पहला कॉल अपने मम्मी को करते हैं, अपने पापा को करते हैं। पहला कॉल, जगेंगे और बेड पे ही रहेंगे, फोन करेंगे, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद ही हम कोई काम कर सकते हैं जीवन में। कॉल की मम्मी को, मम्मी से बात किए। तो मम्मी से जब बात किए तो मम्मी बोली कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, जे उसको काहे नहीं समझाते हैं, उसको काहे वहां पे रखे हुए हैं, उसको हमारे पास भेज दीजिए। यहाँ पे जो वहां पे उड़ाता है, इन्होंने जाता है, रात के 12:30 बजे आया है। तो हम फिर कहे कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं। वाइफ को फिर फोन किए। वाइफ हमसे ये बात दबे जुबान में छुपाने का प्रयास की ताकि हमको परेशानी ना हो, हमको टेंशन ना हो। वाइफ को हम बोले कि ऐसी ऐसी बात है कि बच्चा है जो आया था लेट से, लेकिन इसको समझाते तो हैं। फिर हम कहे कि ठीक है बात कराइए। बात हम इससे किए तो फिर कहता सॉरी पापा। हम कहे किसके साथ गए थे? तो सॉरी पापा। हम कहे गए थे तुम किसके साथ? तक एक मेरा दोस्त था उसके घर चले गए थे। आप बताइए 2 बजे निकला और 12:30 बजे रात को आया। कोचिंग नहीं गया, आप समझिए कि कहां रहा होगा बच्चा। हम इसको ये जब इसकी स्थिति देखे तब जाकर के इसको हमने मम्मी को बुला करके, अपनी मम्मी को बुला करके अपने गांव पे भेज दिए। हम कहे बेटा तुम जाओ, तुम वहीं रहो, जब तक हम जेल से नहीं निकलेंगे तब तक तुम वहीं रहोगे। हम जब जेल से आएंगे तब तुमको फिर से हम बुला लेंगे। उसके बाद गांव गया ही। गांव जाने के बाद चला गया अपने मामा के यहाँ। मामा के यहाँ गया। उसके बाद वहां से आता है 1 दिन के बाद और मेरे पापा को बोलता है कि हमको पैसा दीजिए, हम जहानाबाद में डेरा लेके पढ़ेंगे। पापा बोले कि अरे तो डेरा लेके पढ़ेंगे, ये कौन मतलब हुआ? तो वो बोले कि पापा से अपने बात करो, संतोष को अगर लगेगा तो डेरा लेके पढ़ाएंगे तुमको। तो फिर मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी भी वही बात बोली। तो फिर कहा कि जे हमारा जो सारा जो कपड़ा है, हाँ जब ये नानी घर चला गया तो हमसे जब मम्मी का बात हुआ तो हम बोले कि जे वो गया है नानी घर, उसको कोई कपड़ा लता नहीं दीजिएगा, जो उसका कपड़ा लता है बैग है उसको अपने पास रखे रहिएगा, वो उसको नहीं दीजिएगा। मम्मी बोली कि ठीक है। उसके बाद जब आया वो तो कहा कि जे हमको पढ़ने के लिए पैसा दीजिए। मेरी मम्मी से देखिए आशीष रंजन लिख रहा है कि अरे अब मैं भी लाइव आता हूँ, जुड़िएगा सब लोग, मेरी भी बातों को सुना जाए। बेटा काहे को टेंशन है, काहे को टेंशन? आ जाओ ना, बोलो तो हम ही चले आते हैं वहां पे, हम दोनों सामने बैठ करके लाइव आएंगे। बेटा किसको बोल रहे हो? अरे लाइव करने से बेटा जिंदगी नहीं चलेगा आशीष, जिंदगी पढ़ने से चलेगा, जिंदगी पढ़ने से चलेगा। जीवन में लाइव कर करके ना जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, पढ़ने की उम्र खत्म हो जाएगी और कोई लोग काम नहीं देंगे आशीष। तुम्हारी एजुकेशन ही तुमको काम देगा, तुम्हारी शिक्षा ही तुमको काम देगा। तुम इतना करतूत किए हो ना, उसके बावजूद ये संतोष यादव, उसके बावजूद मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अभी भी तुम पढ़ने के लिए बोलो। मेरे बूते में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, लेकिन दारूबाजी करने के लिए तुमको पैसा नहीं देंगे बेटा, तुमको लड़कीबाजी करने के लिए तुमको पैसा नहीं देंगे, तुमको सिगरेट फूकने के लिए पैसा नहीं देंगे, तुमको चरस और अफीम पीने के लिए तुमको पैसा नहीं देंगे हम, ठीक है? और जिस प्रकार से मैं तुम्हारा बाप हूं ना, तो एक बाप के साथ साथ मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, वो भी फर्ज मुझे निभाना है। और तो और मैं अभी भी मैं बोल रहा हूं कि जो लोग तुम्हें जमीन बेचवा करके आईफोन दिलवा रहे हैं ना, उनके बच्चों की हालत देखो। और अभी भी मैं कह रहा हूं
कि मैं आज भी मैं लिखित देने के लिए मैं तैयार हूं, आज भी मैं लिखित देने के लिए मैं तैयार हूं कि अपनी पूरी संपत्ति आजीवन में जितना मैं कमाऊंगा उसका 25% मैं तुमको दूंगा। इतना करने के बावजूद लेकिन बोल, क्या तुम्हारे नाना जी, क्या तुम्हारे मामा जी ये लिखित देंगे कि जितना कमाएंगे उसका मात्र 10% तुमको दे सकते हैं? देंगे लिखित? अभी भी वक्त है आशीष, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई ही तुम्हारा मित्र हो सकता है। जो लोग तुमको दारू के नशे में तुमको खुश कर रहे हैं, जो लोग तुमको लड़कीबाजी परोस रहे हैं, लड़की परोस रहे हैं, वो तुम्हारे सगे नहीं हो सकते बेटा। समझो इस चीज को तुम। आशीष को रुके, आशीष तुमको हम ऑन कैमरा लाइव लाते हैं, सही बात है, रुको 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 रुको, तुमको हम ऑन कैमरा लाइव लाते हैं। काहे को तुम इन्होंने लाइव आओगे? काहे ला इतना? रुको, तुमको ऑन कैमरा लाइव लाते हैं। लो आशीष आ जाओ लाइव। लीजिए, आशीष को मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। लाइव दूसरा जगह काहे आओ कि हम गलत है? काहे काट दिया जी? काहे लाइव काट रहे हो? लाइव आओ मेरे साथ, लो आओ। हम गलत है तो हमको साबित करो ना। लो हम ये लीजिए, कांट कुड नॉट ऐड गेस्ट। वाह, क्या हुआ जी? काहे हट गया आशीष? काहे हट गया? देखिए मैं तो लाइव में लाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं इसे। देखिए क्या क्या आ रहा है। बेटा गलत फहमी में मत रहो, कोई नहीं काम देता है, तुम्हारा एजुकेशन ही तुमको काम देगा। हम भी तुमको भविष्य में, हमारा भी कितना उम्र है यार, बहुत बढ़िया से अगर रहेंगे, बहुत बढ़िया से, तब 30 साल 35 साल 40 साल के मेहमान है, लेकिन तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारे जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद तक तुम्हारी पहचान दिलाती है। इसलिए एजुकेशन को हासिल करो। ये सब बात विवाद मुझसे कुछ नहीं लेना देना है। अरे तो हम लाइव, हम इसलिए हम आ रहे हैं आशीष, इसलिए हम लाइव आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पिताजी को जेल भेज दिया 70 साल की उम्र में। और वजह क्या था? वजह यह था कि तुमको दारूबाजी से वो मना करते थे। तुमको दारूबाजी जब तुम करते थे तो वो डांटते थे तुमको। तुम जब लड़कीबाजी करते थे तो तुमको डांटते थे। यही जुर्म था, यही जुर्म था ना, यही जुर्म था। जमीन बेच करके उस पैसे से तुम लड़की बचाओगे? तुमको जमीन बेचने की तुमको क्या जरूरत पड़ी? हमारे पिताजी तो जमीन बेचे हमको पढ़ाने के लिए, लेकिन तुमको पढ़ाने के लिए तो हम अभी भी जिंदा हैं, अभी भी हम गर्ज रखते हैं, जीवित हैं, फिर तुमको जमीन बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? हम अगर नहीं पढ़ाएंगे तब तुम कर सकते हो ना। हम अगर तुमको कपड़ा नहीं देंगे, तुमको अगर खाना नहीं देंगे तब तुम कर सकते हो ना। या हम तुम्हारे अगर नाना नानी से तुमको खराब अगर परवरिश देंगे तब तुम कर सकते हो ना। हम उसको ला रहे लाइफ, हम उसको आकाश में ला रहे लाइफ, लेकिन वो क्या करें, क्या करें? एक लिखा है, विनोदवा लिखा है कि दादा के जजात पर पोता का हक होता है। आप कैसे बेच दिया रे? बेटे ने तो पोता कहां से? विनोदवा, अरे तो दादा के बाद तो बाप पैदा हुआ होगा ना, तब ना तू पैदा हुआ रे, कि तू आकाश में से टपक गया रे? हैं? टपक गया कैसे? इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था तुम्हारा? यही लोग जो है, यही लोग मेरे बेटा को जमीन बेचवा करके और ये लोग ऐश कर रहा है। सबको बारी बारी से सबको कानूनी शिकंजे में कसेंगे। ये मत समझना मेरे बेटा को बर्बाद कर रहे हो, तो बेटा के बर्बाद करने वालों को हम यूं ही चैन से नहीं रहने देंगे। सबको बर्बाद करेंगे, कानून के द्वारा सबको सजा दिलवाएंगे, सबको बेनकाब करेंगे। बेटा तो बेटा है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, उसको तो समझा ही सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो, तुम लोग जो कर रहे हो, तुम लोगों को बताते हैं कानून क्या चीज होता है। और किसी के बेटे को दारू पिला करके, चरस पिला करके, उसको नचड़ी बना करके उसका संपत्ति को बिचवाने में कितना मजा आता है, ये तुम लोग को बताते हैं, बताते हैं तुम लोगों को। अब आप लोग समझ रहे हैं ना? अगर आशीष, अगर तुम में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तुम्हारी बातों में, तो हमारे साथ लाइव जुड़ जाओ ना बेटा। इतने लोग के सामने अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो तुम आगे सच बता दो। कहा नहीं जुड़ रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्यों कट कर रहे हो? अब देखिए एक चीज जो है मेरे साथियों, जब हाँ, ओ क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ हाँ, चलिए आशीष अब आया। हम यही तो चाहते हैं बेटा। अरे तुम बोलो, सबके सामने तुम बोलो। आशीष आया, जुड़ो आशीष, सामने आओ आशीष। वीडियो नहीं आ रहा तुम्हारा? हम तो सामने ही है। नहीं, तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा बेटा, क्यों छुप रहे हो? छुपे हो कहाँ? हम तो सामने ही है। अरे बेटा तो वीडियो नहीं आ रहा तुम्हारा। वीडियो नहीं जा रहा, इसमें हम क्या करें? हम तो सामने ही है। आप लोग को वीडियो आ रहा है? क्या हुआ? कहा है छुपते हो? छुपे हुआ कहाँ है? अरे तो बेटा, हाँ तो बोलो बोलो बोलो, कम से कम वीडियो सामने लाते ना। वीडियो आ रहा, तुम तो बड़ा, तुम इंस्टाग्राम पे तुम आजकल रील डाल रहे हो तुम अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, फिर से कीजिए, शायद कुछ हुआ प्रॉब्लम, फिर से कीजिए। फिर से करें? हाँ तो करो चलो। ठीक हो गया, कल आ गया, हमारे तो नहीं है। अच्छा, एक सेकंड।
फिर कनेक्शन फिर लिख रहा है, फिर से ऐड कर रहे हैं, उसको ऐड करो आशीष, ऐड तो हुआ, इसका वीडियो नहीं आ रहा है। आशीष मेरी बात को सुन रहे हो? मेरी बात को सुन रहे हो? सब लोग सुन रहे हैं? हेलो, अरे बोलो ना यार, बोलो तो कुछ। तुम सिर्फ उन लोगों का कहने पे लाइव डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है? तुमको जुड़ने का तुमको मन नहीं है, तुम जुड़ नहीं सकते हो ना बेटा। कहाँ कहाँ वो है? तुम नहीं जुड़ सकते हो बेटा, क्योंकि हमको पता है तुमको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अभी भी हम तुमको बोल रहे हैं, अभी भी पढ़ने का उम्र है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम पढ़ो, पढ़ाई ही तुम्हारा जीवन बना सकता है। आशीष, आवाज कम कर दीजिएगा मुझसे। तो मेरे कहने का मतलब कि खैर बातें चली थी, जब हम जेल से आए, जेल से आए तो तमाम लोग हमसे मिलने के लिए आए, लेकिन हमारा बेटा आशीष हमसे मिलने के लिए नहीं आया, मिलने के लिए नहीं आया। हम औरंगाबाद, क्योंकि हमारे केस का डेट था, तो औरंगाबाद हम केस के डेट पे गए, फिर उधर से उधर कहे कि चलते हैं आशीष से मिलते हैं। गए, आशीष से मिले, हमारे साथ करीब करीब मेरे 5-6 दोस्त भी थे। वहां जब गए तो देख रहे हैं कि फटीचर टाइप का जिंदगी बिल्कुल एकदम जी रहा है। हम इसको बोले कि क्या हाल बना रखा है जी? तो कहता है कि जो है मेरे नसीब में वो है। हम कहे कि नसीब क्या होता है? चलो आराम से, चलो बैठो गाड़ी में। तो कहता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे वहां पे, आप हमको वहां से भगा दिए हैं, जब भगाइए दिए, घर से निकालिए, तो हम क्यों जाए घर पे? हम कहे बेटा जी, घर से तुमको भगाए, क्यों भगाए जानते हो? तुम किसी की लड़की को छेड़ोगे और तुमको अगर नहीं वहां से हटाएंगे तो अगला आदमी तुम पे भाई गुस्सा तो होगा ना करेगा। आपको दिक्कत होगा तो फिर तुमको हम कहां से लाते? तो कह रहा है कि ना जो हटाइए ना, जो हम जानते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम कहे कि बेटा ठीक है, तुम वहां नहीं रहो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम पढ़ो। हम अभी भी साल में हम तुम पे 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं। अभी भी मैं अभी लाइव में बोल रहा हूँ, अभी भी अगर आशीष बोल दे कि हाँ हमको पढ़ने के लिए इतना पैसे की जरूरत है, मैं अभी भी मैं तैयार हूँ। ये नहीं है कि अभी हम भागे हैं, इतना कुछ हो गया, नहीं, तो मेरा बेटा है। उसके बाद ये बोला कैसे ठीक है। फिर ये 4-5 लोगों के साथ में जब हम आ गए घर पे, उसके यहाँ से, उसके नानी घर पोखरा पर से, तो 4-5 लोगों के साथ में उधर बैठा और वो दारू पिए हुए था, पूरा नशे में था। फोन किया, बोला कि आप तो बोल रहे थे कि 2.5 लाख रुपया महीना देने के लिए। हम कहे कि 2.5 लाख रुपया महीना देने के लिए? हम 2.5 लाख रुपया महीना कौन देने के लिए बोला तुमको? लेकिन नहीं, आप तो यहाँ आकर के बोले थे कि 2.5 लाख रुपया महीना देंगे, ये करेंगे। तो उसके बाद हम कहे कि तुम कुछ पिए हो क्या जी? तो कह रहा है कि अरे उतना छोड़िए ना यार। हम कहे कि अरे तुम किससे बात कर रहे हो आशीष? तुम किसको फोन लगाए हो? आशीष आप थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा अब अंतिम है, थोड़ा सा रुक जाओ, हमारा लेवा कालीन है तुम, क्योंकि हम जान रहे तो हमको डिस्टर्ब करना चाह रहा है वो लोग काला पर। तो हम तुमको लाइव में जोड़ेंगे बेटा, जोड़ेंगे, बस खाली 2-3 मिनट रुक जाओ। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम कहे कि अरे तुमको अभी भी बोल रहे हैं हम कि तुम पढ़ने के लिए बेटा तुम तैयार हो जाओ, तुमको हम 2.5 से 3 लाख रुपया महीना तुमको देने के लिए तैयार हैं। तब कह रहा है कि आप तो हमको बोले थे कि हम 1 लाख रुपया देकर कलकत्ता म्यूजिक में एडमिशन करा दिए हैं, तो आप हमको म्यूजिक में एडमिशन नहीं कराए। हमके बेटा रियाज के घंटा करते हो, म्यूजिक का मतलब समझते हो? कहीं भी एडमिशन कराएंगे, राशिद खान साहब के पास इसकी एडमिशन की बात चली थी। राशिद खान साहब बोले कि पहले इसकी जो बेस है वो आप तैयार करा लो संतोष, उसके बाद राशिद खान साहब बहुत बड़े गजल गायक, मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बोले कि संतोष पहले उसको आप बेसिक करा लो, उसके बाद फिर मेरे पास लेकर के आना, नहीं तो हमारे पास नहीं समझ में आएगा उसको। फिर ये बार बार एक ही बात बोलता है, आप हम लोग कलकत्ता बोले थे, कलकत्ता क्या समझते हो? बोतल लोगों के टीचर हो सकते हैं राशिद खान साहब हैं? अरे पैसे से खरीद लोगे शिक्षा को, उसके लिए मेहनत ना करना पड़ेगा? वही सब बात कह करके ये कहे कि नहीं हमको कुर्से पढ़ना है ना, मामा घर आके पढ़ना है। हम कहे कि यहाँ कौन सा पढ़ाई होता है बेटा? यहाँ के लोग जाते हैं पटना पढ़ते हैं, तो तुम पटने में कहीं दूसरा जगह बोलो तो तुमको डर ले देते हैं, वहां पढ़ो। तुम इंटरमीडिएट तुम पटना तक से कर लो, और इंटरमीडिएट के बाद बेटा ग्रेजुएशन में तुमको चाहे तो इंग्लैंड या अमेरिका कहीं भी भेजना होगा। ये मेरा शौक था कि क्योंकि हमारे पिताजी हमको दूसरे राज्य तक भेजे पढ़ने के लिए, तो हमारा शौक था कि मेरा बेटा विदेश से पढ़ने के लिए। ये मेरा शौक था, हर बाप का शौक होता है। हम बोले बेटा बस तुमको जिंदगी जियाएंगे बेटा, बस तुम पढ़ो, तुम जब पढ़ोगे तो तुमको दुनिया का हर सुख तुमको दिलाएंगे। ये कहां से माने? कुछ नहीं। इसको तो दारू से मतलब था, इसको तो चरस से मतलब था।
इसको तो गांजा सिगरेट से मतलब था, लड़की से मतलब था। इसमें भी इसकी गलती नहीं थी। ये बार-बार संभलने का प्रयास करता था। ऐसा नहीं है, ये संभलने का प्रयास करता था, लेकिन इसके मामा, इसके नाना, इसके जमीन के लोभ में और इस डर से इसके मामा और इसके नाना को सिर्फ और सिर्फ ये डर था कि आशीष पढ़ न जाए। आशीष पढ़ जाएगा तो फिर हमारा बात नहीं मानेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसी भावनाएं इनके मामा और नाना के मन में थी। अब उसका शिकार ये आशीष हो गया। इसके मामा नाना हमको तो बरगला नहीं सकते, हमको तो बरगला नहीं सकते। हमको भी इन्होंने बहुत बरगलाया, बहुत गाली गलौज, मेरे साथ क्या क्या नहीं किया ताकि हम आशीष से दूर हो जाएं। लेकिन जब तक आशीष नाबालिग था, मैं गाली बात मार सुनने के बाद, सहने के बाद भी आशीष से अपना रिश्ता नाता नहीं तोड़ा। लेकिन आज जब जैसे ही 18 साल आशीष का पूर गया, तो आशीष तो भाई बालिग हो गया। तो बालिग हो गया तो हमको जो नहीं बरगला सका, वो आशीष को बरगला रहा है दारू दे करके, सिगरेट दे करके। अरे इसका नाना जो है, इसके नाना से आप लगातार 10 दिन आप, या 10 दिन छोड़िए ना, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि इसके नाना कितने बड़े पियकड़ हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, इसके नाना जहानाबाद कोर्ट में मुंशी हैं और कितने बड़का पियकड़ हैं, और दारू पीने के जुर्म में जेल भी जा चुके हैं, और ये हमारे आशीष को गाइड कर रहे हैं। इनके मामा की जो बिहार पुलिस के हैं, इनके पियाकी के चलते इनका हाथ टूट गया था, जिसका इलाज मैंने ही पीएमसीएच में करवाया। भूल गए आशीष? 24 घंटा से तुम्हारे मामा को पीएमसीएच में बाढ़ कर रख दिया गया था ना, कोई पूछने वाला था? हमको पता चला तो हम जाकर इलाज करवाए ना पीएमसीएच में। भूल गए तुम आशीष? बोलो कि झूठ है ये बातें, अपने मामा से कहवा दो कि ये बातें झूठ है। अभी भी पीएमसीएच के डॉक्टर अभी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। जो इतना कुछ हमको इतना गाली गलौज किया जो व्यक्ति, हमने उसको दिल से माफ किया, क्योंकि जाने तो मेरा साला था, वो मेरा छोटा साला है ये समझ करके, जाने तो वो रेणु का भाई है, क्योंकि रेणु हमारे लिए मेरे हृदय में देवी की तरह बसती है। इसके बाद सारा कुछ हुआ, सारा टेंट्रम सब कुछ ड्रामेबाजी सब हुआ, ये लड़का नहीं आया, नहीं आया, और ये जमीन जो था रेस्टोरेंट, उस पे ग्राहक बुलाने लगा, और शायद 90 लाख की 92 लाख रुपया में जमीन को बेचने का फैसला कर लिया रेस्टोरेंट को। अब देखिए, हाँ जो कह रहे आकाश बाबू, तो हम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आशीष, आ जाओ, आकाश जी कह रहे आ जाओ। अच्छा ना ना रुकिए रुकिए ना रुकिए ना रुकिए ना रुकिए, जुड़ो, काहे काट रहा है जी? जुड़ो 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 जुड़ो, मैं तुमको ज्वाइन किया आशीष, आशीष तुमको ज्वाइन किया बेटा, जुड़ो। अपनी बातें भाई तुम भी रखो, जुड़ नहीं रहा। सागर बाबू सिर्फ लाइफ को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, वो जुड़ेगा नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, वो सामने भी नहीं आएगा, हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं वो नहीं आएगा सामने। तो खैर उसके बाद जमीन का शायद बेचने का बात कर लिया। हमको जब पता चला तो पता चला हमको कि शायद किसी से बात कर रहा है, तो हम एक वकील साहब से सलाह लिए। वो वकील साहब बोले कि जमीन पर जो रेस्टोरेंट है उस पर लिख दीजिए कि जमीन विवादित है या बिक्री का नहीं है। जमीन पे हमने लिख दिया, हमने अब इसको बुरा इसको लगा, अरे भाई ऐड तो किए हुए हैं बेटा, तुमको तुम जुड़ो तो हम तो ऐड क्यों, ऐडिंग दिखा रहा है। इसके बाद ये अपना चाल चलने लगा, उसके बाद हम इसको बोले कि बताओ तुमको जमीन बेचने की जरूरत क्या है। तब ये क्या कहता है हमसे, कहता है कि हमको बिजनेस करना है। हम कहे कि बेटा तुम बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए एमबीए करो, उसके बाद ना बिजनेस करोगे। लेकिन नहीं हमको पढ़ना नहीं, हमको बिजनेस करना है। हम तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन तुमको खड़ा कर ही दिए हैं, इसमें करो बिजनेस। बोलो तो इसमें तुम्हारा रेस्टोरेंट खोल दें, या बोलो तो कोई शोरूम खोल देते हैं, कोई मॉल खोल देते हैं। लेकिन नहीं, हमको वो जमीन नहीं रखना है, हमको मार्केट बेचना है। हमको ये कौन सा मतलब हुआ, हमको ये कौन सा मतलब हुआ, हमको ये कौन सा मतलब हुआ। तुमको पढ़ने का अभी उम्र है, तुमको पढ़ना चाहिए। और तो और हम अगर तुमको पढ़ाने से इनकार करें तब तुम कह सकते हो कि हमको आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम बेच रहे हैं। हम खुद अभी जिंदा हैं, खुद सक्षम है पढ़ाने के लिए तुमको, फिर तुमको क्यों तुमको करना है। अब उसके बाद बात हमको आया कि मामा कहीं बात कर लिए हैं जमीन का। हम कह रहे तुम्हारा मामा किसे बात कर सकता है जमीन का, जमीन तुम्हारा है, जमीन के मालिक तुम हो, तुम्हारे फादर हम हैं, तुम्हारे दादा हमारे पिताजी हैं, फिर ये मामा कौन होता है बात करने वाला जमीन का। तो सच्चाई ये था मेरे दोस्तों, ये सच्चाई ये था कि जमीन को बेच करके इसका मामा घोटाला करने वाला था। इसको मैंने समझाया कि बेटा जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा रहेगा ना तब तक सब पूछेगा, और जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा ना, कोई मामा कोई नाना काम नहीं देता बेटा। एक बाप ही एक माँ ही वो रिश्ता होता है जो तुम रोड पे आ जाओगे ना फिर भी तुम्हारे लिए वो चिंतित रहेंगे। एक नहीं सुनाई। इसके बाद हमने इसको कहा कि तुम ऐसा करो
कि मामा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते तुम छोड़ो। अब उसके बाद अरे मामा के बारे में ड्रामा नहीं करें बेटा, अभी मामा का आरटीआई रिपोर्ट निकालेंगे तो तुम्हारे मामा का नौकरी कैसे हुआ। कानून जो है ना हमारे लिए भी है ना बेटा। अभी मामा के बारे में आरटीआई आरटीआई अभी निकालने वाले हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मामा को बोल दो कि नौकरी को कैसे लिए हैं वो हमें नहीं पता है, छिपल है। बेटा हम भी तुम्हारे बाप हैं, ठीक ना, हम भी कोनो घास नहीं छिलते हैं बैठ करके। तुम्हारी जिंदगी को अगर कोई बर्बाद कर देगा तो उसको हम चैन से रहने देंगे हैं? अरे तुम बर्बाद हो जाओगे तो हम बेचैन रहे, चैन से रहे, तो फिर उसको भी बर्बाद करेंगे ना। तुम निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो, तुमको अपनी जिंदगी के बारे में ख्याल रहे चाहे नहीं रहे, हमको ख्याल है, हमको ख्याल है। ये जो आईफोन चमका रहे हो ना, आईफोन, वो आईफोन कहां से है बेटा, जमीन बेच के हम आईफोन लेंगे हैं? तो इसके बाद सारा चीज हुआ, सारा घटना, इसको हम बोले कि तुम जमीन वाले को पैसा दे दो और जमीन बेटा मत बेचो, तुमको जब इतना ही शौक है तो इसमें रेंट लगा दो, 20-30 या 40 तुमको महीना आते रहेगा, तुम आराम से बेटा कहीं भी रह करके तुम पढ़ सकते हो। ये बोला नहीं हमको बेचना है, हम कहते ये गलत बात है, ये तुम्हारी एक बुड़बकाई है, तो ये हम नहीं होने देंगे। हम लास्ट में इतना तक बोले कि अगर बेटा किसी से पैसा लिए हो, जितना भी पैसा लिए हो उसमें 1-2 लाख रुपया अगर खर्चा भी तुम कर दिए हो, कोई बात नहीं यार, 1-2 लाख रुपया हम उसको दे देंगे, उसको तुम पैसा लौटा दो, हमसे बात करा देना, उसको पैसा हम जो घटेगा 1-2 लाख रुपया हम दे देंगे। अरे कोई नहीं, तुम्हें खर्च किया यार, ये कहा नहीं हम नहीं, हम जमीन बेचेंगे, हम कहते तो गलत बात है। फिर उस पर लिखा गया कि जमीन विवादित है, ये जमीन बिक्री का नहीं है। उसके बाद ये क्या किया, आप देखिए यहां से बात स्टार्ट होती है। उसके बाद ये क्या किया कि जैसे हाँ एक चीज लिखा है आशीष की, बोलिए सफारी कैसे लिए बेटा, सफारी कैसे लिए, 33 लाख में तुम्हारा जमीन पिछला वाला बिका था, ये वाला जमीन तुम 90 लाख में बेचा। नदौल में कैसे कट्ठा जमीन है, 2-4 करोड़ रुपए कट्ठा। नदौल का जमीन लास्ट है 50 से 55 लाख रुपए कट्ठा, 60 लाख रुपए कट्ठा, तुमको दिया 90 लाख रुपया, तो कहीं ना कहीं 30-33 लाख का उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ देखा हो तबे ना दिया। पढ़ोगे तब नहीं आएगा, अरे पढ़ोगे तब ना आएगा जी, कि दारू पीने से आएगा है? इसके लिए पढ़ना पड़ेगा तुमको ना, इसलिए तो तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम समझो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए गलत किया या सही किया, लेकिन तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। हम तो ये भी नहीं करें तुम हमारे साथ बैठ के पढ़ो, हम तो ये भी नहीं करें ना। नदौल में जो मिट्टी का घर था ना, वो पक्का घर कैसे बन गया, उसमें उतना पैसा हम कैसे लगा दिया, हमारा घर है, अरे सब तो है जी। हम कितने दिन जाते हैं, साल में कितने दिन जाते हैं, 1 से 2 दिन जाते हैं, कितने दिन जाते हैं हमारे आने के लिए, समझ में नहीं आता फिर भी। मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे हो, पढ़ने का उम्र चल जाएगा कोई तुमको काम देगा है? इतना चिल्ला रहे, इतना भूख रहे हैं, किसके लिए भूख रहे हैं, किसके लिए भूख रहे हैं? इसके बाद सारा चीज हुआ, सब चीज, सारा चीज ये चीजें हुई सब, हम इसको लिख दिए, लिखने के बाद सारा चीज बताया कि अगर उसको पैसा कुछ खर्चा भी हो गया है तो हम कर देंगे, तुम उसको पैसा लौटा दो। ये क्या किया, इसका मामा और इसके नाना 2007 में जो केस हुआ था हमारे ऊपर, उस केस को जिंदा रखते हुए 2018 में कंप्लेन किए थे। इस बात की जानकारी हमको भी नहीं थी, लेकिन जब आशीष से बात की तो पता चला कि उस समय ये भी वहां पे था, और 2018 से लेकर 2024 तक मेरे साथ लड़का रहा, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि हाँ पापा आपके ऊपर जो केस था वो हम खुलवा दिया। कैसे एक बेटा पे भरोसा किया जाए मेरे साथियों, कैसे भरोसा किया जाए, जिस बेटे के लिए हम कहां कहां नहीं दौड़े। ये हैंडबॉल का एक अच्छा प्लेयर है, हैंडबॉल का एकेडमी में इसको भेजा गया, वहां लड़कीबाजी किया, लड़कीबाजी की वजह से इसको एकेडमी से बाहर निकाला गया, कोचिंग में भेजा गया, वहां लड़कीबाजी किया, वहां उसके वजह से बाहर निकाला गया। फिर भी इसके लिए बेटा है ना, चिंतित तो रहबे करेंगे, बेटा कितना भी नालायक निकल जाए, लेकिन बाप का ममता तो दूर नहीं हो सकता ना, ये तो जग जाहिर है। उसके बाद सारा चीज किए हम, ये नोटिस भिजवा दिया। पहली बार जीवन में नोटिस मेरे पिताजी को आया शनिवार को सुबह करीब 7 बजे। उस वक्त हम दिल्ली में थे, आप सबको पता है कि हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। जब दिल्ली शिफ्ट हुए फिर भी हम इसको कॉल किए बेटा दिल्ली आ जाओ, यहाँ बेटा यहाँ तुमको एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, तुमको यहाँ पे पढ़ाएंगे बढ़िया से। ये बोला नहीं हम नानी घर रहेंगे, क्योंकि ये जानता है कि पापा के पास रहेंगे दारू पीने को मिलेगा नहीं, पापा के पास रहेंगे तो लड़कीबाजी करने को मिलेगा नहीं, हम के साथ बैठ के दारू पिता है। इसको फिर हम क्या किए, समझाते समझाते थक गए। फाइनली ये शनिवार के दिन अपने मामा के जरिए
केस को खुलवाया और चौकीदार साहब के जरिए मसौढ़ी थाना से एक नोटिस भिजवाया मेरे घर पे, मेरे नदौल पे। अब उसके बाद जब नोटिस आया, तो नोटिस जब आया तो हम इससे बात की, क्योंकि जीवन में पहली बार मेरे पिताजी जब हमसे बात कर रहे थे तो भावुक हो गए। और आप ये बताइए कि जीवन में जब हजारों बच्चों के पिता की लड़ाई हम लड़े हैं, फिर अपने पिता के अगर आंख में आंसू देख लो तो फिर हमें कैसा गुजरेगा। फिर मैंने इसको फोन किया और बहुत गुस्से में मैंने फोन किया उसको। मैंने फोन किया इसको, फोन करके बोला कि आशीष तुम दादाजी पर नोटिस भिजवाओ क्या जी? तो हाँ, जैसा होगा वो तो होगा ना करेगा। हम कहे अरे, हम कहे कि तुम ये बताओ, तुम एक बाप से कैसे बात कर सकते हो ऐसे? तो कह रहा है कौन बाप? हम समझ गए कि ये पिए हुए, हम समझ गए कि पिए हुए। कह रहा है कौन बाप? हम कह तो तुम्हारा दो चार को बाप है का? तो कह रहा है कि तो आप नहीं जानते हैं। अब इतना कहने के बाद एक बाप की मानसिक स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमने इसको बहुत उल्टा पुल्टा बोला, बहुत उल्टा पुल्टा गुस्से में मैंने बोला, क्योंकि एक तो कि मेरे पिताजी को गिरफ्तार कराने के लिए नोटिस भेज दिया था, और दूसरी चीज कि 6 साल से लगातार मेरे साथ रह रहा था, एक सेकंड भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला कि हाँ पापा आपके खिलाफ हम केस खुलवाए हुए हैं। ये तो आस्तीन का सांप की तरह व्यवहार कर रहा था, और उसके बावजूद ये लगातार बदतमीजी किए हुए जा रहा था। तब जाकर के मैंने जो उल्टा पुल्टा बोलना था इसे डांटते हुए मैंने बोला इसे। उसके बाद जब मैं बोला तो इधर से ये भी शुरू हो गया। इसको ये भी नहीं लगा कि हाँ ये मेरा, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेटा हो फिर भी माफ है, फिर भी माफ है। अरे गोली भी हमको मार दोगे ना फिर भी माफ है, क्योंकि तुमको हम जन्म दिए हैं, तुमको हम जन्म दिए हैं। लेकिन गोली मारने के पहले हमको तुम पढ़ तो लो बेटा, तुम शिक्षित तो हो जाओ, कि ताकि हमारे इस दुनिया में नहीं रहने पर भी कुछ कमा खा सको। उसके बाद वो हमारी आखिरी बात है इससे। सुबह 7 बजे नोटिस आता है, रात को 2 बजे मेरे पिताजी को पुलिस गिरफ्तार करके थाने लेके चली जाती है। और अंततः इसका प्लानिंग देखिए कि नोटिस किस दिन भिजवाया, गिरफ्तार किस दिन करवाया। नोटिस भिजवाता है सुबह में, पहली नोटिस, और उसमें भी रेड वारंट का नोटिस था, कुर्की जब्ती का नोटिस। हम चाहते तो अपने पिताजी को हटा सकते थे, अगर अपने पिताजी को हटाते तो घर का कुर्की होता, घर को तोड़ा जाता। घर किसका था? घर आशीष का था। लेकिन हमको लगा कि नहीं, अगर घर उसका तोड़ दिया जाएगा तो ऐसा घर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने पिताजी से भी कहा कि पिताजी हट जाइए, बोले कि कोई बात नहीं बेटा, हम गिरफ्तारी न होंगे, लेकिन घर तोड़ देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उस दादा को, उस बुजुर्ग व्यक्ति को ये व्यक्ति गिरफ्तार करवाया। जिंदगी में पहली बार मेरे पिताजी को हथकड़ी लगाया गया और जेल भेजा गया। मेरे पिताजी की आंख में आंसू थे। मैं दिल्ली से मैं वापस मैं पटना आ गया, फुल फैमिली में पटना आ गया। उस दिन मेरी बेटी का जीडी गोयनका में एडमिशन लेने के लिए, मैं एडमिशन फॉर्म लेने के लिए जा रहा था। मैंने सारा प्लान कैंसिल किया, मैं वापस में पटना आ गया। मैं अपनी बेटी से आप सबको मिलाता हूं। आप देखिए मेरी कितनी नन्ही सी बेटी है, आज उसके भविष्य के साथ कैसे ये लोग खेल रहा है। आशीष के भविष्य के साथ तो खेल ही लिया, मेरी बेटी के भविष्य के साथ ये लोग खेलना चाह रहा है। मैं बुलाता हूं, मैं बेटी से मैं आप सबको मैं मिलाता हूं। एंजल को जरा भेजिएगा, तो एंजल को भेजिएगा ना, एंजल को। मैं बहुत तकलीफ में हूं मेरे मित्र, बहुत तकलीफ में हूं। पिताजी आज जेल में है मेरे ऊपर भी वारंट है, दोनों बहन के ऊपर वारंट है। मैं क्या करूं? माता के ऊपर वारंट है। मैं माननीय न्यायालय से, मैं इस लाइव के माध्यम से मैं गुहार लगा रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति किसी के साथ नहीं लाया जाए, क्योंकि हम भाई में अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है दूसरा। हम जब जेल चले जाएंगे, कौन मेरे माँ बाप को छुड़ाएगा? कौन हमको छुड़ाएगा? कौन लड़ाई लड़ेगा मेरा? हम लाइव इसलिए आए हैं आप सबके बीच कि ताकि हम जेल चले जाएंगे तो सब लोग सिर्फ दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे, हमारी बात कोई नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मैं लाइव आया हूं। मैं बहुत तकलीफ में मेरे साथियों, बहुत तकलीफ में मैं हूं। मैं क्या करूं? मैं मर भी नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पीछे मेरी बेटी है। मैं मर भी नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पीछे मेरे माता पिता हैं। मैं मर भी नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पीछे मेरी पत्नी है। मैं क्या करूं? ये लोग हमको तिल तिल करके मारने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यही मेरी बेटी है जिसका एडमिशन जीडी गोयनका में दिल्ली में मैं करवाने के लिए मैं उस दिन एडमिशन फॉर्म लेने जा रहा था, और तभी हमको घर से फोन आया कि बेटा नोटिस आ गया है। मैं क्या करूं बताइए आप? मैं क्या करूं? क्या पूरा परिवार में एक बार में आत्मदाह कर लूं? मैं क्या करूं? ये बार बार कहता है कि दादाजी जमीन बेच दिए। अरे जमीन किसका था? जमीन तो दादाजी का ही था ना, जमीन तो दादाजी का ही था ना। दादाजी को अपना जमीन अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए बेचने से तुम रोक सकते हो या हम रोक सकते हैं उनको?
ये बार बार ताना देता है कि मेरी माँ को मार दिया। अरे इसकी जांच कराओ ना, इसकी जांच कराओ। अगर तुम्हारी माँ को हमने मार दिया तो तुम्हारे मामा तुम्हारे नाना बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाए? बताओ, क्यों जाकर के अंतिम संस्कार में जाकर के ये लोग शामिल हुआ, बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करा पाए? हमारे गांव से नदौल से लेकर के फतुहा घाट की दूरी करीब करीब 50 किलोमीटर से ऊपर है। इस बीच में करीब 12-14 थाना आता है। क्यों नहीं किसी थाने में फोन करके उस वक्त बॉडी को अरेस्ट करवा दिया गया? क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया? अगर मैं दोषी था तो क्यों मेरे साथ घिनौना खेल खेल रहे हो? ये बहुत गलत चीज है, ये बहुत गलत बात है। क्या गलती है हमारी? यही गलती है, यही गलती है कि हम किसी लड़की से हम शादी कर लिए थे। जीना और मरना किसके बस में है? बताओ। हम अभी लाइव बोल रहे हैं, अभी हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा, यही मर जाएंगे, तो क्या इसके लिए कौन दोष हो जाएगा? तुम दोष हो जाओगे? नहीं। हमने रेनू को अपने दिल में, अपने स्वाभिमान में बसा करके रखा। आज रेनू नहीं तो संतोष का कोई वजूद नहीं। आज संतोष को अगर कोई जानता है तो रेनू जुड़ने के बाद ही जानता है। तुमने क्या किया बेटा रेनू के लिए? बताओ तो, अपनी माँ के लिए क्या किया? तुम्हारी माँ तुमको पता है कितनी पढ़ने में तेज थी, कितनी गुणवान थी, कितनी बुद्धिमान थी? तुमको पता है कितनी रूपवान थी? तुमने क्या किया? अरे कम से कम रेनू के लिए तो पढ़ लो यार, कम से कम अपनी माँ का मान सम्मान के लिए तो पढ़ लो। रेनू की इच्छा थी कि हम गायक बने, रेनू की इच्छा थी कि हम मेडिकल करें, वो सब मैंने किया क्योंकि हम उससे प्यार करते थे और करते हैं। लेकिन रेनू की इच्छा एक आध बार पूरा कर दो यार। रेनू की इच्छा ये नहीं रही होगी कि उसका बेटा दारू पिए, रेनू की इच्छा ये नहीं रही होगी कि उसका बेटा लड़कियों के साथ कमर पकड़ के डांस करे, रेनू की इच्छा नहीं रही होगी कि उसके मरने के बाद, उसके मृत्यु पर राजनीति किया जाए, शोषण किया जाए उसके परिवार के साथ। तुमको पता है जब रेनू और हमारा जब गौना हुआ था 2005 में, तो उसके बाद हमारे पिताजी दारू बेच करके हमको और रेनू को जहानाबाद डेरा लेकर के पढ़ा रहे थे। पता है तुमको? पता है तुमको क्या पता है? जहानाबाद पूछ लेना लोगों से। अभी भी मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे हूं। आप जितने भी लोग हैं हमारे गांव में, घर में, जवार में, पता कर लीजिए कि क्या रेनू की लाश को छुपा करके जला दिया गया था? क्या रेनू की मृत्यु के बाद ये लोग नहीं आए थे वहां पे, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे? क्या वो फोटो गलत है? ये लोग बार बार कहता है कि दोबारा शादी क्यों कर लिया, क्यों कर लिया? अरे दोबारा शादी क्यों कर लिया? 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में हमारी पत्नी एक्सपायर कर गई। 27 साल तक हमने शादी नहीं किया। 10 साल तक पत्नी का डेट करने के बाद हम बगैर शादी के रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये आशीष के नाना जी जो बार बार जो हमको जो बोलते थे कि अगर मौली चढ़े वाला है, मौली चढ़े वाला है, आज जब शादी कर लिए तो फिर कहते हमने क्या गुनाह कर लिया? भाई क्या हमने गुनाह कर लिया? क्या सिर्फ हमारी पत्नी मरी है? क्या सिर्फ हमारी पत्नी मरी है? क्या हमने गुनाह किया? यही कि हमने शादी कर लिया। आशीष के नाना हमारी पत्नी को इतना गाली गलौज किए फोन पे, फिर भी हमारी पत्नी ने एक शब्द नहीं कहा। यह संस्कार होता है आशीष। हमने कभी नहीं सोचा कि हाँ एंजल में या तुम्हारे में कोई अंतर है, कभी नहीं सोचा हमने। लेकिन ये गलत चीज है बेटा, अभी से भी मैं कर रहा हूं। जो कुछ हुआ चलो नादानी में हुआ, जो कुछ हुआ, तुमने जो कुछ किया, अरे तुम मेरा बेटा हो यार, कुछ भी हो तो बेटा हो, चलो तुमने नादानी में किया, हम सब भूल गए यार, सब भूल गए। अरे तुमको अगर हमको कुछ करना होता बेटा तो तुम्हारे हमारे साथ पता है 2018 से 24 तक रहे, तुमको अगर हटाना ही होता दुनिया से तो बहुत बड़ी बात थी आशीष। बताओ बताओ तुम, और अगर हटाना होता तो किसी को पता चल जाता यार। 24 घंटे मेरे साथ तुम रहते थे। अभी से भी वक्त है, हमें नहीं करे कि हमारे पास में रहो। अरे तुम कम से कम अपने भविष्य के बारे में सोचो, और तुम्हारा भविष्य बेटा एक ही चीज बना सकता है और वो है पढ़ाई। आज की डेट में तुम इतने भी बड़े जमींदार के बेटे नहीं हो बेटा, हम इतने जमींदार के बेटा नहीं थे। हमने शिक्षा हासिल किया, पढ़ा, मेहनत किया, तब आज हम यहां तक आए हैं और दो लोग हमें जानते हैं, प्यार आशीर्वाद देते हैं। बेटा तुम भी पढ़ो, पढ़ाई ही एक ऐसी जरिया है आशीष, कितना भी तुम हल्ला कर लो, कितना भी हम हल्ला कर ले आशीष, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी माध्यम है बेटा, जिसके वजह से तुम आगे बढ़ सकते हो। और अगर तुमको आज हम पढ़े हैं तब ना जी, जिस समय शादी हुआ उस समय तो हम नाबालिग थे, जिस समय मेरी वाइफ डेट की उस समय तो हम नाबालिग थे। आज हम पढ़े लिखे तब ना अपने हक और अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। तो तुम भी पढ़ोगे लिखोगे तब तो समझोगे कि हाँ तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ या तुम्हारे नाना जी तुम्हारे पापा के साथ क्या किए। पहले पढ़ो तो बेटा। तो जो लोग तुमको पढ़ने से अगर जो लोग बिगाड़ रहे हैं, दूर कर रहे हैं, वो तुम्हारे दुश्मन है आशीष। और तुमको सब
विशेष टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं जिंदा यार। हम अभी भी हम जीवित हैं तुमको पढ़ाने के लिए। लेकिन ये सब तुम करोगे बेटा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। दारूबाजी करोगे, लड़कीबाजी करोगे, ये सब हमको बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसका समर्थक नहीं हूं। हाँ, जब एक उम्र हो जाएगी अपने पैर पे खड़े हो जाना, उसके बाद तुमको जो करना होगा तुम करना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तुम करोगे बेटा तो ये हमको बर्दाश्त नहीं है। अभी तुम पढ़ो, लिखो, खाओ, पियो, पहनो। तुमको याद नहीं आता आशीष कि जितना का कपड़ा तुम बोलते थे उससे ज्यादा महंगा कपड़ा हम पहनाते थे तुमको, है? अरे जितना दिन मेरे पास रहे, जो हम पहनते थे, जो ब्रांड तुमको पहनाए ना जी, कभी भेदभाव किए तुमसे हम, हैं? बहुत गलत चीज है आशीष, बहुत गलत चीज है। जो दादाजी अपना सारा संपत्ति तुमको दे दिए, उन्हीं को तुम हथकड़ी लगा के जेल भिजवा दिया, है? उन्हीं को तुम जेल भिजवा दिया तुम। उनकी यही गलती थी कि वो तुम्हारे नाना जी के कहने पर अपने 7 साल के बेटे का शादी कर दिए थे। वो तो गांव के लोग थे, वो तो मात्र 7वीं क्लास तक पढ़े लिखे लोग थे। बाल विवाह करना गुनाह है, ये तुम्हारे नाना जी तो भली बात जानते थे। वो कानून के ज्ञाता थे, वो कोर्ट में मुंशी थे, फिर भी वो बाल विवाह क्यों करके हमारा जीवन बर्बाद किए? क्यों हमारे साथ बाल विवाह किया गया? बताओ, ये जवाब दे सकते हो तुम? इसका जवाब नहीं दे सकते हो बेटा। और बाकी विशेष बात जो कुछ है तुम आओ ना, आओ तुम 10 लोग को लेकर के आओ, तुम बैठ करके हमसे तुम मिल करके बात करो ना, तुम मिल करके तुम बात करो, बैठ के बात करो। जिनको लेकर के आना है तुम आओ, बैठो, या हमको तुम बोलो तो हम आते हैं। लेकिन ये दूर दूर से तुम कुछ कहोगे यार, हम तुमको कुछ कहें, होना जाना कुछ नहीं है। फाइनली ये सच्चाई है कि जीवन में जो करना है वो हम ही तो करेंगे। अगर इतना है तो अपने मामा जी को बोलो। अगर तुम्हारे मामा जी को इतना ही प्रेम है तुमसे, तो बोलो कि अपने संपत्ति का चौथा हिस्सा तुमको लिखेंगे। वो बोलो तो लिखेंगे वो सब। पसीना छूटा रहेगा हर जगह से। हम अभी भी तुमको एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं कि जितना जीवन भर जितना हम कमाएंगे उसका 25% तुमको ऑटोमेटिकली दे देंगे। हाँ, देते रहेंगे। देखो तुम्हारे मामा जी, बोलो जितना जो लोग जो तुम्हारे जो पक्ष में का दो लोग जो खड़े हैं आज पैसा के बदौलत, जो जमीन बेच करके जो तुम आईफोन खूब पार्टी कर रहे हो रेस्टोरेंट में, आप वाटर पार्क घूम रहे हो, वो लोग जो बोल रहा है वो अपने तरफ से 10% देगा तुमको संपत्तियां। समझ में नहीं आ रहा तुमको? बक लड़का पढ़ना लिखना चाहिए। अरे पढ़ो लिखो वो चीज पढ़ोगे लिखोगे बेटा, तबे आगे बढ़ोगे, तबे लड़ भी पाओगे कानूनी। अभी मौका है, ये उम्र है। नहीं पढ़ोगे कोई उपाय नहीं बेटा। नहीं पढ़ोगे और अगर ये सोचोगे कि हमारे पिताजी हमको दारू पीने के लिए पैसा दें, ये करने के लिए, हमसे नहीं होगा। पढ़ो, किताब कॉपी फीस कपड़ा लत्ता जूता सब चीज हम देंगे, खाना पीना सब देंगे। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे संभव किससे है? ठीक है बेटा। तो यही सब चीजें हैं। सब बाकी बहुत लंबा देर तक लाइव रहे, बातें थी। मेरा आज भी अभी भी मैं फाइनली मैं इसी बात पे हूं। आशीष पढ़े, हमको दुनिया का कोई चीज हमको जरूरत नहीं है। आशीष पढ़े बस। ये सेल्फी लेवल से दुनिया नहीं चलेगा, ठीक है? जो जितना जो लोग है ना तुम्हारे एने ओने जो कर रहा है बेटा, कोई काम नहीं देगा। जीवन जब बिगड़ जाता है ना, जब जीवन खराब हो जाता है, तो सब लोग अपने अपने बाल बच्चे के चक्कर में लग जाते हैं। ये सच्चाई है दुनिया का। और हम जो चिल्ला रहे हैं, जो चीख रहे हैं, ये फेसबुक पर आकर के, हमको कोई जरूरत नहीं था बेटा। लेकिन हम क्या करें? तुमने और तुम्हारे मामा ने इतना मजबूर कर दिया हमारे पिताजी को जेल भेज करके। और तुम इतना बताओ, 2018 में तुम केस खुलवाए, 6 साल तुम मेरे साथ रहे, एक भी बार तुमको बताया यहाँ पर केस खुलवाए? ऐसे करता है? मतलब संपत्ति से ही बाप है यार। अगर जिसके पास संपत्ति नहीं है वो लड़का बाप नहीं मानेगा, दादा नहीं मानेगा। जीवन को समझो आशीष, जीवन को समझो। और हमको क्या है बेटा, हमको क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब चीज हम रख दिए हैं, ठीक है? और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे मामा जी की नौकरी पे कोई खतरा है, क्योंकि नौकरी कैसे हुआ है हमको भी पता है बेटा। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन जब बेटे के भविष्य को खराब करेंगे, तो हमें भी कानूनी रूप से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भले ही तुम्हें लगता होगा कि हम अकेले हैं,
लेकिन शायद ये तुम भूल कर रहे हो कि आज हम अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ मेरे करोड़ों भाई खड़े हैं और ये हमारी गलती पे खड़े नहीं हैं। मैं कह चुका हूं कि अगर आपका भाई गलत रहेगा तो भाई गलत रहेगा तो बीच चौराहे पे फांसी दे सकते हैं भाई को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भाई सही है तो भाई का साथ नहीं छोड़िएगा। यही मेरी कहानी थी। और भी कुछ बातें छूटी हुई होंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और हम इसलिए ये वीडियो बना दिए ताकि अगर मान लीजिए कि अगर जेल अगर चले जाएं तो आप लोग के पास तक कम से कम ये वीडियो रहे। और इसलिए हम इसको सोशल मीडिया पे भी रखे, पब्लिक डोमेन पे रखे, क्योंकि हर 50 घर में एक घर इस प्रकार के केस से पीड़ित है। हर जाति, हर धर्म के लोग इस प्रकार के शोषण से परेशान हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ लड़की वालों की गलती होती है, लेकिन बहुत हद तक कोई पति नहीं चाहता भाई कि अपनी पत्नी से दूर करना पड़े या पत्नी दूर हो हमारी, कोई नहीं चाहता। लेकिन हाँ, 100 में 90% लड़की वालों की मानसिकता हो गई है कि बेटी जैसे ही डेट किया बस उनको अवसर हो गया लूटने का, वो लूट खसोट करना शुरू कर दिए। मैं माननीय न्यायालय से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, आप ही एक उम्मीद है, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से, बहुत सजगता से देखिए और तुरंत वारंट निकालने के बजाय समय दिया जाए अपनी बात कहने का उनको भी, क्योंकि हमारे पास पहली बार वारंट आया है। आप चेक करा लीजिए, अगर वारंट अगर हमारे पास पहले अगर आया होगा तो हमारे पिताजी का साइन तो होगा वारंट रिसीविंग पर। आप चेक करा लीजिए, अगर वारंट रिसीविंग पर हमारे पिताजी का साइन होगा और अगर वारंट पर हम उपस्थित नहीं हुए होंगे तब हम दोषी हैं। लेकिन वारंट ही नहीं आया, पहली बार वारंट आया, सुबह में वारंट आया, रात में गिरफ्तारी हो गई। वारंट आया तो हम कहां अपनी बात समझाएं कहने के लिए? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत तोड़ देता है इंसान को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इतना साथ बनाए रखे। और मैं बेटा से भी मैं हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, आशीष तुमसे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पढ़ो बेटा, प्लीज पढ़ो। जीवन में कुछ नहीं रहेगा यार, कुछ नहीं काम देगा, तुम्हारी एजुकेशन ही तुमको काम देगी। तुम पढ़ो, तुमको पढ़ाने के लिए मैं अभी जिंदा हूं यार, तुमको पढ़ाने के लिए मेरे पास क्षमता है। अभी किसी का मुंह नहीं देखना तुमको, हम अभी हैं, लेकिन पढ़ो तुम, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इसी से बनेगा। इसके अलावा तुम्हारा भविष्य किसी और माध्यम से नहीं बन सकता। पढ़ाई ही वो जरिया है जो भविष्य बना सकता है। प्रणाम आप सबको। और जितने भी लोग जो आशीष को बिगाड़ रहे हैं, मैं उनको सचेत कर दूं कि हमारे बेटे का जीवन अगर आप बर्बाद करोगे तो मैं कानूनी तौर पे मैं आपके ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा। आप जान जाओ, बेटा से प्यारा, बाल बच्चे से प्यारा इस धरती पे कोई नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमारे घर की बात है, अगर हम गलत हैं तो मेरे सामने आओ, आ करके बैठ करके बात करो। मेरे बेटे को ब्रेन वॉश मत करो। मेरे बेटे को ब्रेन वॉश करोगे तो हम बढ़िया से बात कर देंगे। हम अगर मेरे बेटे से इतना प्रेम है तो आप उनके तरफ से आप आओ, हमारे साथ बैठो, बैठ करके बात करो। अगर हम बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो हमको बोलो, अगर हम बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है तो हमको बोलो, अगर हम अपने बच्चे को खाना नहीं दे रहे तब हमको बोलो। लेकिन उटपटांग जो मैसेज जो हमारे बच्चों को पास कर रहे हो, ये मत समझो कि हमारा बेटा ही है, ठीक है, और फाइनली वो हमारा ही होगा, ये भी हम जान रहे हैं। बस हम इस प्रयास में लगे हैं कि उसकी ये उम्र जो है पढ़ने की उम्र, वो बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए हम उसको बार बार पढ़ाई की तरफ मोड़ना चाहते हैं, बस, और कोई बात नहीं। बाकी उम्मीद है कि जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे होंगे, जो हमारे आशीष को बिगाड़ रहे हैं, वो भी समझ गए होंगे कि उन्हें क्या करना है। और कुर्था या अरवल में या सादीपुर पोखरा में जहां हमारा ससुराल है, ऐसा नहीं है कि वहां हमारे लोग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे लोग हैं। और ऊपर वाले देख रहे हैं। हमारे बेटे को बिगाड़ोगे ना तो मैं आपके बेटे को बददुआ तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। हमारे माँ बाप के हाथ में आंसू दोगे ना तो आपके माँ बाप के लिए बददुआ तो नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाले सब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपको भी लगता है कि संतोष रेणु यादव ने अपनी पहली पत्नी की हत्या की होगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।